तो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि सीएसएस को सेम पेज में कैसे लिखना है और उसको किस तरह से सेपरेट करना है, बॉयलर प्लेट कैसे लगाएं, ये सारे चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था और आप लोगों ने सीखा भी था। इस वीडियो में हम मार्जिन पैडिंग के बारे में पढ़ेंगे ताकि हम स्टाइल को अच्छी तरह से समझ सकें कि ऐसे हम स्टाइल दें कैसे इस यूआई में। ठीक है, तो इस चीज़ को हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसी वेब फोल्डर के अंदर हम एक और फाइल क्रिएट करते हैं। ठीक है, और इसका हम नाम दे देते हैं day1.html। ठीक है, बॉयलर प्लेट के लिए मैंने बताया था कि शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेटरी जो साइन होते हैं वो प्रेस करना है और टैब हिट करना है, बॉयलर प्लेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये आ गया। हमको CSS का जरूरत पड़ेगा, हाँ CSS का भी जरूरत पड़ेगा। तो इसके लिए एक और फाइल हम क्रिएट करते हैं। फाइल का नाम यहाँ पे लिख देते हैं कि day1.css। सेम नेम देते हैं ताकि पता चले कि इस फाइल का CSS फाइल ये वाला है। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम कनेक्ट करेंगे। वो कनेक्ट करने के लिए हम जाएंगे HTML में, day1 में, और यहाँ पे इंटर प्रेस करके लिंक लिखेंगे और यहाँ पे हम इसको कनेक्ट करेंगे। किससे? day1 CSS आ गया। अगर नहीं भी आपको इस तरह से लिखना है तो आप सिंपल सा आप लेफ्ट साइड में देख लो कि हाँ इसका ये फाइल है, तो आप सिंपल सा डॉट स्लैश लिखकर day1.css आप लिख सकते हो, ये वर्क करेगा। ठीक, चलिए अब यहाँ पे एक स्मॉल सा डिव लेते हैं और थोड़ा डेप्थ में समझते हैं स्टाइल को, कैसे किस तरह उसको मार्जिन पैडिंग देना है, क्या है ये सारी चीजें। तो यहाँ पे एक छोटा सा हम एक टेक्स्ट लिख लिखते हैं, हेलो वर्ल्ड। और इसी डिव के अंदर हम एक क्लास ले लेते हैं, हेलो। ओके, क्या ये वर्क करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमने एक क्लास तो यहाँ पे लिखा है बट CSS में हमने कोई क्लास डिफाइन यहाँ पे नहीं किया। तो यहाँ पे डॉट हेलो लिखेंगे, फ्लावर ब्रैकेट देंगे, प्रेस इंटर करेंगे और यहाँ पे कलर लिख देते हैं ब्लू, कलर ब्लू। यह day1 का। अब इसको रन करेंगे तो CSS में डबल क्लिक करके पाथ में जाने की जरूरत नहीं है, हमें HTML में जाना होगा क्योंकि ये हमारा सोर्स है। कहने का मतलब सोर्स फाइल जो रन यहाँ से ही होगा। क्लिक करेंगे, कॉपी पाथ करेंगे, ब्राउजर में जाएंगे और इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ये देखिए हेलो वर्ल्ड आ गया। अभी हेलो वर्ल्ड रेंज कितना ले रहा है इसके लिए हम क्या करेंगे, बॉर्डर डालेंगे। अब जो भी चीजें हैं हम CSS में करेंगे, इसको बस इतना ही छोड़ देते हैं, div क्लास हेलो और हेलो वर्ल्ड। अब इसका CSS में जाएंगे, अब जो भी कोड करते हैं इस CSS में करते हैं। चलिए, तो क्या क्या चीजें हो सकती है? तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत प्रॉपर्टी है CSS का जो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले तो हम जानेंगे कि इसका रेंज क्या है। तो रेंज के लिए हम बॉर्डर डालेंगे, बॉर्डर 1px सॉलिड रेड। ये देखिए, ये पूरा पूरा एक लाइन कवर कर दिया। क्यों किया? क्योंकि जो div है वो ब्लॉक एलिमेंट है, ये एक इंटायर ब्लॉक लाइन को ब्लॉक करने में समर्थ है। ठीक, क्या हम इस div को, इस बॉक्स को छोटा बड़ा कर सकते हैं? जैसे कि विड्थ बढ़ा देना, हाइट बढ़ा देना। हाँ, तो हम कर सकते हैं। इसके लिए सिंपल से अपनी भाषा में प्रॉपर्टी एक विड्थ 300 px दे दो और हाइट दे दो 300 px। रिफ्रेश करो, ये देखिए 300 एंड 300 हाइट। ठीक, तो हुआ क्या यहाँ पे? यहाँ पे हमने कलर डाला
तो कलर क्या, कि बॉर्डर कलर को क्यों नहीं लिया, कंटेंट को क्यों लिया, क्योंकि जो कलर प्रॉपर्टी होता है वो हमेशा सर्च करता है कंटेंट को, कि अगर कंटेंट है तो हम उसका कलर चेंज कर देंगे। बॉर्डर कलर के लिए पर्टिकुलर रूप से हमको कलर डिफाइन करना पड़ता है, और विड्थ हाइट के लिए भी हमको पर्टिकुलर रूप से डिफाइन करना पड़ता है कि हमें कितना विड्थ चाहिए और कितना हाइट चाहिए। ठीक है, इस तरह से। चलिए आप थोड़ा इसको इधर उधर करके देखते हैं। कहने का मतलब कि इसका मार्जिन पैडिंग क्या है। ये बॉक्स है, ये लेफ्ट साइड में ही है, और ये कॉर्नर पे है, टॉप, लेफ्ट साइड टॉप। हम चाहते हैं कि ये बीच में आ जाए, फिर हम चाहेंगे कि ये राइट में आ जाए, हो सकता है फिर नो नो, हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे ये नीचे आ जाए बॉटम में। तो क्या हम इसको इस तरह से हियर एंड देयर कर सकते हैं? हाँ, हम कर सकते हैं, इसके लिए भी बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो हम ये सीखते हैं कि किसी बॉक्स को अगर आप विड्थ दिए हैं तो उसको सेंटर में कैसे लाया जाए। तो हमेशा याद रखिए, ये कॉमन चीजें हैं इसमें, कि किसी बॉक्स को अगर सेंटर में लाना है तो हम विड्थ देकर मार्जिन को ऑटो कर देते हैं, विड्थ देकर मार्जिन को ऑटो कर देते हैं। तो देखिए, विड्थ तो दिया है लेकिन मार्जिन नहीं है, मार्जिन को हम ऑटो कर देते हैं। ये देखिए ऑटो कर दिए। अब क्या होगा, जब हम रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया बिटवीन में, मार्जिन ऑटो। यहाँ पे समझेंगे अच्छा से मार्जिन को, पैडिंग को, क्या होता है मार्जिन, क्या होता है पैडिंग। ठीक है, इसके लिए हम थोड़ा गूगल पे चलते हैं और यहाँ पे एक सर्च करते हैं हाउस, एक घर। इमेज में जाएंगे और एक अच्छा सा घर हम ले लेते हैं यहाँ पे, जो आप लगे कि हाँ इसको हम डिफाइन कर सकते हैं अच्छी तरह से, जो बाउंड्री वाला हो। ठीक, चलिए इसी को लेते हैं। इसको डाउनलोड कर लेते हैं और इसको इधर ओपन करते हैं। हम्म, ये घर आपको दिख ही रहा होगा। समझते हैं मार्जिन और पैडिंग। देखिए, ये जो घर का जो बाउंड्री आपको दिख रहा है ना, ये बाउंड्री और ये जो घर है, ये बाउंड्री के बीच में इस ये घर है, ऐसा हम जूम करेंगे। ये जो बाउंड्री दिया हुआ है चारों तरफ, इसके बीच में ये घर है। जाहिर सी बात है, बाउंड्री के उस तरफ भी थोड़ा स्पेस होगा जिसपे लोग चलते होंगे, जिसको फुटपाथ कहते हैं। ठीक है, तो ये जो स्पेस आपको दिख रहा है इस बाउंड्री के अंदर और ये जो घर है, ये दोनों के बीच में जो स्पेस आपको दिख रहा है ना, इसी को हम पैडिंग कहेंगे। ये लेफ्ट पैडिंग हो गया, ये राइट पैडिंग हो गया। और ये जो, इसको आप ऐसे मानो तो ये बॉटम पैडिंग मान लो, तो ऊपर में तो दिखेगा नहीं। आप बस इतना समझ लो कि ये जो बाउंड्री के अंदर में ही, अंदर में ही जो स्पेस है कंटेंट तक, आप इस घर को कंटेंट अगर मानते हो तो इस घर से लेकर उस बाउंड्री के बीच में जो स्पेस है वो पैडिंग कहलाएगा, पैडिंग, सिंपल। और मार्जिन क्या होगा, तो ये जो बाउंड्री दिख रहा है ना, ये बाउंड्री के उस साइड में जो स्पेस होंगे, जो फुटपाथ जिस पे लोग चल रहे होंगे, या फिर एक और घर बना होगा, तो ऐसा तो नहीं है कि घर जस्ट इस बाउंड्री को ही लेकर बनाया गया होगा, कुछ तो स्पेस छोड़ा ही होगा बंदे ने। तो जो स्पेस है उस बाउंड्री के बाद, उसी को हम मार्जिन कहेंगे, जो चारों तरफ होती है किसी घर में। ठीक है, सिंपल सा चीजें है, आप ऐसे समझ लो। आप डिप्थ में जाओ और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि क्या होगा बाउंड्री, क्या होगा पैडिंग, क्या होगा मार्जिन। ठीक है, कुछ मिनट के लिए हम क्या करते हैं कि इसको हटा देते हैं। ठीक, और ये जो हेलो हमने लिया है एक बॉक्स के अंदर में लिया था, ये बॉक्स के अंदर में लिया था, इसके अंदर ना ये हेलो वर्ल्ड है। मैं इस हेलो वर्ल्ड को हटा देता हूँ और एक और बॉक्स यहाँ पर लेता हूँ, और इस बॉक्स को फिर मैं एक क्लास के साथ डिफाइन करता हूँ और क्लास का नाम दे देता हूँ एक बॉक्स -1। ठीक है,
और इसको भी हटा देता हूँ, हेलो को यहाँ पे दे देता हूँ बॉक्स, सिंपल सा बॉक्स। यहाँ पे दो क्लास हो गए, बॉक्स और बॉक्स वन। यहाँ पे दो बॉक्स हो गए, एक बॉक्स ऊपर में ओपन टैग किया गया है और नीचे ये क्लोज हुआ है, और इसके अंदर में एक और बॉक्स है, मतलब एक बॉक्स में दूसरा बॉक्स है। अब CSS में जाकर इसको भी चेंज करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमने तो वहाँ पे हेलो की जगह पे बॉक्स चेंज किया, इसलिए यहाँ पे बॉक्स रखना पड़ेगा। और यहाँ पे एक और जो CSS था हमारे पास, बॉक्स डैश वन, फ्लावर ब्रैकेट इंटर। यहाँ पे क्या क्या करेंगे, तो इसको भी हम पहचानने के लिए हम बॉर्डर देंगे। अगर हम UI में जाते हैं, सबसे पहले रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखिए पहला कहीं CSS है, सेकंड बॉक्स नहीं है, ये पहला बॉक्स है, इसके अंदर में दूसरा बॉक्स आनी चाहिए। तो हम यहाँ पे जानने के लिए बॉर्डर देंगे। सबसे पहले बॉर्डर तो देना ही देना है, जब भी आप डिजाइन करें कहीं पे भी, तो आपको बॉर्डर सबसे पहले देना ही होगा, ताकि आपको पता चले कि कितना रेंज ले रहा है। एक अच्छे डिजाइनर के बारे में बता रहा हूँ। एक बॉर्डर जो होता है वो एक स्केलेटन तैयार करता है कि इस स्केलेटन के अंदर ही मुझको कंटेंट को लिखना है और CSS प्रॉपर्टी लगाना है। यहाँ पे हम लिखेंगे PX सॉलिड और बॉर्डर दे देते हैं ब्लू। क्या ये पता चलेगा? हाँ, पता तो चलेगा, बट प्रॉपर तरीके से नहीं। ये देखिए यहाँ पे आ रहा है, लेकिन इसका हाइट नहीं है, विड्थ नहीं है, इसलिए सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल लाइन को शो कर रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे कि इसको विड्थ दे देते हैं। विड्थ हम दे देते हैं कितना, ऊपर में 300 है, जो बड़ा बड़ा बॉक्स है, हम इसको 200 px देते हैं। एक छोटा बॉक्स है बॉक्स के अंदर में, और हाइट हम दे देते हैं 200 px। चलिए अब जाकर यहाँ रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए इस बॉक्स के अंदर में ये दूसरा बॉक्स है। HTML में जाकर हम क्या करेंगे कि इस बॉक्स को 1 दे देते हैं, और इस बॉक्स के अंदर में हम 2 लिखते हैं। जाकर रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये 1 है और ये बॉक्स 2 है, आ गया। लेकिन हमको यहाँ समझना है मार्जिन और पैडिंग, तो ये तो पहले से यहाँ स्पेस ले लिया 1, इसलिए हम इसको हटा देते हैं। हमको बताने के लिए सिर्फ दिया था कि बॉक्स 1 है और ये बॉक्स 2, आप ऐसे ही समझ लो। अब आप ऐसे मानो कि ये जो बाउंड्री दिया हुआ है रेड कलर का, ये बाउंड्री है इस घर का जो ब्लू कलर में है। ठीक है, ब्लू कलर में एक घर है, तो इस ब्लू कलर को क्या करते हैं कि हम एक बैकग्राउंड देकर इसको कलर कर देते हैं, ताकि पता चले कि ये घर ही है। तो हम बैकग्राउंड कलर इसको दे देते हैं एक्वा। ठीक है, ये हमारा घर है और ये बाउंड्री हो गया। अगर हम पैडिंग की बात करें, तो ये जो दिख रहा है ना व्हाइट स्पेस, इसको हम पैडिंग कह देंगे कि ये पैडिंग है। कैसा पैडिंग है? तो ये राइट पैडिंग है और ये बॉटम पैडिंग है, दोनों मिलाकर इधर कवर कर लिया है, और ये कॉर्नर पे घर को सिचुएट किया गया है। ठीक, और ये बाउंड्री है। बट मैं नहीं चाहता है ऐसा, मैं चाहता हूँ कि ये जो घर है ना, इस सारा बाउंड्री के ना बीच में रहे। ठीक, इधर उधर ना रहे, ये बीच में रहे, ताकि देखने में अच्छा लगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे कहाँ गया बॉक्स, ये बॉक्स है। पहले तो यहाँ पे तय करेंगे, यहाँ पे कि हम चाहते हैं क्या, हम चाहते हैं कि ये जो बॉर्डर है रेड कलर का, इसके अंदर में स्पेस रहे, चारों तरफ से स्पेस रहे, एक तरफ नहीं चारों तरफ से स्पेस रहे। तो सबसे पहले हम इसको नॉर्मल तरीके से समझते हैं कि ये बॉक्स है। ठीक है, कौन सा बॉक्स, ये बॉक्स 1, क्योंकि इसी के चारों तरफ हम चाहते हैं कि ये स्पेस बना रहे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सा कि मार्जिन, सिंपल मार्जिन लिखते हैं, और मार्जिन लिखकर 20 px लिखते हैं, सिर्फ एक्सपेरिमेंट मान लेते हैं। कहने का मतलब जो हमको मार्जिन चाहिए, जो चारों तरफ से जो हमको स्पेस चाहिए, वो 20 px का स्पेस होना चाहिए, मेरा जो घर है। अब जाएंगे ब्राउजर में, रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए ये 20 px का स्पेस लिया है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि यहाँ पे तो ज़्यादा स्पेस है इधर, तो ये ज़्यादा स्पेस नहीं है, ये ऑटो स्पेस है जो इस बॉक्स का है। बट ये जो स्पेस लिया है घर, वो चारों तरफ इतना ही स्पेस लिया है। कैसे पता चलेगा?
कि इतना ही स्पेस लिया है। इसके नीचे एक और बॉक्स डाल दीजिए यहाँ पे। अच्छा, इसी को आप कॉपी पेस्ट कीजिएगा ना। यहाँ पे रिफ्रेश कीजिएगा तो ये बाहर आ जाएगा, ये देखिए, है ना। तो ये ऊपर नीचे चारों तरफ से 20 px का ही लिया है। इस साइड में भी, जो राइट साइड में भी इतना ही स्पेस है, बट उसके लिए अलग प्रॉपर्टी है जो मैं बाद में बताऊंगा। इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक, चलिए इसको जाकर 20 px की जगह पे ना हम 40 px कर देते हैं। मार्जिन 40 px, रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए अब लगता है कि चारों तरफ से इक्वल है। हाँ, कुछ तो लग रहा है। 45 करके देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं। हाँ, लग रहा है बीच में है। तो क्या ये सही तरीका है बार बार CSS फाइल में जाना, उसको चेंज करना? ये सही तरीका है? नहीं है, इसमें बहुत टाइम टेकन होता है और माथा खराब भी होगा आपका, कि बार बार जाओ और जाकर छोटे छोटे चीज़ों को चेंज करो। मार्जिन पैडिंग 5 px तो 10 px, ये बहुत टाइम टेकन है। तो क्या ऐसी एक प्रॉपर्टी है जो अप्लाई करने के बाद डायरेक्ट ये सेट हो जाए सेंटर में? हाँ तो है, उसके बाद में हम बात करेंगे। पहले ये समझ लेते हैं यहाँ पे। अब ये जो घर है, इसको चारों तरफ जो आपको ये दिख रहा है ना, ये इस घर का हम कहेंगे कि ये मार्जिन है। बट ये जो बाउंड्री का है, ये जो बाउंड्री, इस बाउंड्री का हम कहेंगे कि ये पैडिंग है। यहाँ पे दो चीजें हैं, फिर से मैं रिपीट करूंगा। ये जो बाउंड्री दिख रहा है, इस बाउंड्री के अंदर में जो स्पेस है, ये पैडिंग है इस बाउंड्री का। बट इस घर का ये मार्जिन है। क्या है इस घर का? मार्जिन। क्यों? क्योंकि मार्जिन हमेशा बाहर होता है, तो ये बाहर है। ठीक है। और पैडिंग होता है वो अंदर होता है। तो इस घर का ये जो बाउंड्री दिख रहा है, इसके अंदर जो स्पेस है, इस बाउंड्री के लिए ये पैडिंग है, बट इस घर के लिए ये मार्जिन है। चलिए कैसे इसको हम पता करेंगे कि ये जो बाउंड्री है इसके लिए पैडिंग है। हम फिर से CSS में जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे हमने क्या किया था। ये जो बॉक्स 1 है वो घर के लिए था क्लास, तो हमने यहाँ पे मार्जिन 45 डिग्री लगाया था। 45 px, इसको हम हटा देते हैं ताकि ये इनिशियल में आ सके। लीजिए रिफ्रेश करेंगे, आ गया। अब हम क्या बोल रहे थे कि जो स्पेस है चारों तरफ से, वो इस बाउंड्री के लिए पैडिंग है। तो हम इस बाउंड्री में पैडिंग लगा के देखते हैं क्या ये वैसा ही आता है जैसा पहले था। तो ये है मेरा बॉक्स, यही है ना रेड कलर वाला। इसमें जाकर हम पैडिंग लगाते हैं, पैडिंग सिंपल सा। यहाँ पे लिखते हैं 45 px। ठीक है। अब हम जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए पैडिंग तो आया लेकिन साइज इसका बढ़ गया। पैडिंग आया लेकिन साइज बढ़ गया। हाँ, ये साइज बढ़ेगा क्योंकि जब ये पैडिंग लेता है तो एक स्पेस लेता है। इसलिए वो जो भी स्पेस है उसी स्पेस को इंक्रीज करके ये अपना स्पेस को घेरता है। तो 45 px जो है वो इसको इसको रहने दिया है, जो पहले था, जो बिट्स था उसको रहने दिया है, उसी बिट्स में वो अलग से ऐड करके यहाँ पे स्पेस को दे दिया है। ठीक। तो ये है पैडिंग। तो ये जो स्पेस दिख रहा है, ये है पैडिंग ऑफ दिस बॉर्डर। और अगर हम मार्जिन की बात करें तो ये जो घर दिख रहा है बॉक्स, इसको इधर उधर जो दिख रहा है, लेफ्ट साइड, राइट साइड एंड टॉप एंड बॉटम, ये इसका मार्जिन होगा। चलिए तब कोई दूसरा तरीका है कि सेंटर में आ सके। ये तरीका तो हो गया ये आने का, सेंटर में आ सके। तो सेंटर में आने के लिए हम सिर्फ इस पे वर्क करते हैं, इस बॉक्स पर। ठीक है। और ये बॉक्स पे वर्क करने से पहले हम इसका विड्थ को और हाइट को बढ़ा देते हैं ताकि ये बड़ा दिखे और इस पे अच्छी तरीके से हम वर्क कर सकें। 500 और इसको कर देते हैं 400। ठीक है, ले लीजिए। अब इस घर में वर्क करते हैं। चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं मार्जिन, मार्जिन टॉप। मार्जिन टॉप का मतलब हम टॉप से मार्जिन दे रहे हैं। कितना? टॉप 45 और 50 px। चल कर देखते हैं, ये आ गया। मतलब ऊपर से ये 50 px है। चलिए अब हम चाहते हैं कि
मार्जिन ये हो जाए राइट से 50 px। ये पता चलेगा? देखते हैं पता चलता है कि नहीं। पता नहीं चलेगा क्यों, क्योंकि ऑलरेडी इधर स्पेस है, तो ऑलरेडी तो स्पेस 50 से ज्यादा लिए हुए हैं ही। चलिए अब यहाँ पे एक काम करते हैं कि मार्जिन हम बॉटम लिखते हैं, मार्जिन बॉटम 50 px। रिफ्रेश करते हैं, लिया? हाँ स्पेस लिए हुए है, लेकिन इतना स्पेस होने के कारण इसका स्पेस पता नहीं चल रहा है। ठीक, मैं बताऊंगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, क्या बचा? टॉप हो गया, राइट हो गया, बॉटम हो गया, अब लेफ्ट बचा है। तो मार्जिन लेफ्ट, इसको भी हम 50 px लिखते हैं। रिफ्रेश करते हैं, लिया? हाँ क्यों, क्योंकि इधर तो स्पेस था ही नहीं, इसलिए इसको ये कवर कर लिया। तो ये चारों तरफ से इतना जो दिख रहा है ना, ऊपर और ये टॉप और लेफ्ट, इतना ही स्पेस ये चारों तरफ से लिए हुए है। क्या करते हैं कि इसको हम थोड़ा 500 की जगह पे 400 में करते हैं, और 300 ही कर देते हैं, ताकि देखते हैं कि किस तरह से दिख रहा है। सी डिजाइनिंग पार्ट थोड़ा टाइम टेकन लेता है, बट फंडामेंटली ये देखिए, ये चारों तरफ से जो लिए हुए है वो 50 पिक्सल मार्जिन लिए हुए है। लेकिन हमने क्या किया कि ये जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर का विड्थ को कम कर दिया, हाइट को कम कर दिया, इसलिए इधर से कम नजर आ रहा है, बट जो स्पेस है वो उतना ही है। ठीक, क्या कोई अलग तरीका है इतने सारे लिखने के? हमने क्या किया कि मार्जिन टॉप लिखा, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ्ट, इस तरह से हमने जो लिखा ये 4 लाइन। क्या कोई अलग तरीका है कि एक लाइन में ही मैंने सबको एक साथ लिख सके? हाँ तो है। हम क्या करेंगे कि मार्जिन लिखेंगे, कोलन देंगे, सेमी कोलन देंगे, और इसके अंदर इन चारों को एक बार में लिख सकते हैं। तो ये जो मार्जिन है ये 4 चीजों को लेता है। सबसे पहले लेगा टॉप, फिर लेगा राइट, फिर लेगा बॉटम, बॉटम, फिर लेगा लेफ्ट। तो इस तरह से ये मार्जिन को लेता है, टॉप मार्जिन, राइट मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन। तो आपको इसी तरह से लिखना है, इसको हम कमेंट करते हैं, और नीचे में हम मार्जिन लिखकर इसमें हम टॉप का पहले CSS लिखेंगे। तो टॉप कितना है 50 px, तो 50 px स्पेस देंगे। राइट का कितना है 50 px, चलिए 50 px। बॉटम का 50 px, और लेफ्ट का 50 px। चलिए इतना तो कर दिया। इतना करने के बाद इसको हम कमेंट कर देते हैं, और देखना चाहते हैं कि या सेम फिगर है या फिर कुछ चेंज हुआ है। सेम है, ये देखिए रिफ्रेश करने के बाद भी ये बिल्कुल सेम ही है। तो ये तरीका सबसे अच्छा माना जाता है कि एक साथ आप इन सारे चीजों को लिख सकते हैं। चलिए चेंज करके देखते हैं। अगर हम इस चीज को चेंज कर रहे हैं बीच में, तो हम राइट को चेंज कर रहे हैं। रिफ्रेश करेंगे, देखिए थोड़ा सा ये चेंज हुआ है। चलिए इसको हम इंक्रीज कर देते हैं, इंक्रीज 40, 60 या 70। रिफ्रेश करते हैं, तो ये इधर से 70 px से लिए हुए है, राइट से। लेफ्ट से, टॉप से देखते हैं, टॉप से हम 70 कर देते हैं, टॉप से 70। और ये बॉटम है, बॉटम से हम चाहते हैं कि 70, बॉटम से ये 70 है। पता क्यों नहीं चल रहा बॉटम और राइट? क्योंकि पता नहीं चलने के कारण ये बाउंड्री है। हमने क्या किया कि बाउंड्री को ना फिक्स करके रखा है यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे बाउंड्री दे रखा है कि जो विड्थ होगा वो उतना ही होगा, हाइट होगा तो इतना ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होने वाला। तो इस तरह से हम CSS को लिखते हैं। एक और तरीका है, अगर हम सेम CSS डालना चाहते हैं, जैसे कि हम चाहते हैं कि ऊपर में 50 रहे और नीचे भी 50 रहे, मतलब टॉप में भी 50, बॉटम में भी 50, और लेफ्ट में 40 और राइट में 40। हम इस तरह से चाहते हैं, हम चाहते हैं क्या है कि लेफ्ट
एंड राइट का जो सी राइट का जो मार्जिन हो वो 40 px हो, ठीक है। और टॉप एंड बॉटम का जो सी एस एस हो वो 60 px हो। इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखने के लिए सिंपल तरीका, आप यहाँ पे मार्जिन लिखो, कोलन दो, सेमी कोलन दो। आपको सबसे पहले टॉप को डिफाइन करना है, तो टॉप यहाँ पे क्या है, तो 60 px। तो जब यहाँ पे आप 60 px लिखोगे तो ये टॉप को डिफाइन हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे स्पेस देकर आपको ये 40 px लिख देना है, जो लेफ्ट राइट के लिए है 40 px। बस आपको कुछ नहीं लिखना है, ये ऑटोमेटिक लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम को एडजस्ट करेगा, ठीक है। हम इसको कमेंट करते हैं और जाकर रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए, ऊपर से नीचे से ये ऑटोमेटिक एडजस्ट किया है ये चीजें। चलिए, तो आप समझ रहे हैं कि किस तरह से हम इसको लिखेंगे। मार्जिन को लिखने का तरीका एक सेपरेट तरीका हो गया, और दूसरा तरीका कि एक साथ ही हम चारों को लिख सकते हैं। अगर हमको दोनों में चाहिए कि नहीं, लेफ्ट राइट सेम होना चाहिए, टॉप बॉटम सेम होना चाहिए, तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। चलिए, अब थोड़ा पैडिंग की बात कर लेते हैं। क्या पैडिंग भी इस तरह से लिखा जा सकता है? हाँ, लिखा जा सकता है। तो पैडिंग के लिए हम इस पे फोकस करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका पैडिंग तो है नहीं, इसके नीचे ना इसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट है, ना किसी प्रकार का कंटेंट है। लेकिन इस बाउंड्री की बात कर रहे हैं, तो इस बाउंड्री के अंदर में कंटेंट है, एक बॉक्स है जो एक्वा कलर का है, तो इसमें पैडिंग हम दे सकते हैं। तो पैडिंग के लिए हम इस सब को कमेंट कर देते हैं। सबसे पहले कमेंट यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, अपना पोजीशन पे आ जाएगा। अब चलिए पैडिंग इसमें हम डालते हैं। तो सबसे पहले हम पैडिंग डालेंगे टॉप, क्योंकि टॉप स्टार्ट मतलब स्टार्टिंग टॉप से ही होता है। तो टॉप से मैं यहाँ पे चाहूंगा कि 60 px रहे, ठीक है। यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे, ये लो 60 px टॉप हो गया। और पैडिंग यहाँ पे राइट राइट लेते हैं। यहाँ से हम चाहते हैं कि पैडिंग ये 30 px रहे। और पैडिंग पैडिंग बॉटम, देखिए यहाँ पे ना चारों सजेशन दे रहा है, लेफ्ट टॉप बॉटम राइट। हम बॉटम सिलेक्ट कर लेंगे, बॉटम से हम 40 px। जब आपको सेपरेट सेपरेट देना हो ना, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर साथ में जो अप्लाई होता है वो जो मैं अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। पैडिंग बॉटम हो गया लेफ्ट। लेफ्ट से हम चाहेंगे कि ये 40 px से रहे। अब चलिए चल के देखते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए, जो जो पैरामीटर आपने यहाँ पे पास किया है ना, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, ये सारी चीजें यहाँ पे आ गई। इसको लिखने का एक और तरीका हाँ है, सिंपल तरीका, वही सेम तरीका है जो आपने मार्जिन के साथ किया था। तो मार्जिन के साथ क्या किया था कि पहले टॉप लिखा था, फिर राइट लिखा था। ये सीक्वेंस ऐसे ही रहेंगे, आपको याद रखनी है कि टॉप है तो फिर राइट होगा। कैसे पता चलेगा, तो अभी हम देख लेते हैं। राइट और बॉटम लेफ्ट, ठीक है। अब इसी को हम कमेंट आउट करते हैं, और इसके नीचे हम पैडिंग लिखेंगे। और टॉप है, इसको इसी तरह अरेंज कर देंगे इसी सीक्वेंस में। तो टॉप क्या था, टॉप इज 60 px, मैंने लिख दिया। 30 px लिख दिया, 40 px लिख दिया, और 40 px। चलिए, अब मैं इसको कमेंट करता हूँ और देखना चाहूंगा कि क्या ये सेम चीजें वहीं पे है या फिर कुछ चेंज हुआ है। रिफ्रेश करने के बाद ये देखिए, यहाँ पे रिफ्रेश हो रहा है और ये सेम चीजें यहीं पे है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, लेफ्ट से राइट से सेम हो, टॉप बॉटम सेम हो। कहने का मतलब ये चीजें सेम होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि ये सेम हो। यहाँ से कॉपी करके हम चाहेंगे कि ये सेम चीजें हो।
ये सेम चीजें हो। लेफ्ट एंड राइट जो पैडिंग है, लेफ्ट एंड राइट पैडिंग वो 40 रहे, और टॉप बॉटम जो पैडिंग है वो 60 रहे। दोनों में डिफरेंट हो, बट जो लेफ्ट राइट है वो सेम होना चाहिए, टॉप बॉटम सेम होना चाहिए। कैसे लिखेंगे? तो सिंपल तरीका है, इसको कमेंट कर देता हूँ। बिल्कुल उसी तरह से हम लिख देंगे, पैडिंग लिखेंगे, और यहाँ पे दो चीजें डिफाइन करेंगे। पहला क्या था? टॉप। तो टॉप के लिए 60 px है, 60 px, और लेफ्ट राइट के लिए 40 px, तो 40 px। अब ये दोनों एडजस्ट हो जाएंगे वैसे ही, इसको हम कमेंट कर देते हैं। ये देख लीजिए, ऊपर से 60 है, नीचे से 40। बॉटम 40 ले रहा है और टॉप से ही 40 ले रहा है। ठीक। तो हम चाहते हैं कि इस पैडिंग को यहाँ से यहीं पर रहने देते हैं इसको, ठीक है, और इसको हम थोड़ा कमेंट आउट कर देते हैं। अब ये हमको बताइए कि ये कौन सा पैडिंग रन करेगा? ये भी पैडिंग है, ये भी पैडिंग है, और ये भी। ये दोनों जो पैडिंग है ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर में है। आई मीन इस बॉक्स का प्रॉपर्टी में ही दो पैडिंग डाल दिया गया है, ये पैडिंग ये पैडिंग। तो कौन सा रन करेगा? ये करेगा या ये करेगा? चलिए चल के देखते हैं कौन सा रन करेगा। मुझे तो पता है। ये देखिए, ये लेटेस्ट हमेशा लेता है। ये भी याद रखिए कि जब भी आप यहाँ पे लिखेंगे ना इस CSS के अंदर, तो ये लाइन बाय लाइन रन करता है। जब यहाँ पे 16 लाइन पे जब ये पहुंचा ना, तो देखा कि पैडिंग ये है। लेकिन जब ये आगे बढ़ा तो देखा कि एक और पैडिंग है, तो ये इसको इग्नोर कर देता है और इसको दिखा देता है। अगर आप इसको कमेंट करिए और इस ब्राउजर में जाकर रिफ्रेश कीजिएगा, तो ये देखिए, ये जो पैडिंग आया वो पहला वाला आया। इसको और अच्छा से हम कैसे समझेंगे? देखिए, यहाँ पे कलर हमने ब्लू लिया है, जो बॉर्डर कलर है। हम चाहते हैं, सॉरी, कंटेंट का कलर है, बट कंटेंट तो है नहीं, हम इसको हटा देते हैं। और यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर लेते हैं, बैकग्राउंड कलर येलो। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं, ये येलो हो गया। हम चाहेंगे कि इसको चेंज करें। हम यहाँ पे नीचे इसका बैकग्राउंड कलर हम चेंज करते हैं कि बैकग्राउंड कलर यहाँ पे एक्वा नहीं लेकर ना ब्लू लेकर देखते हैं। अब देखिए क्या है ना कि इसी बॉक्स में जो क्लास है, इस क्लास के अंदर में ही दो प्रॉपर्टी है जो सेम है। बैकग्राउंड कलर येलो है, बैकग्राउंड कलर ब्लू है। तो जब ये रन करेगा इसका CSS का इंजन, तो ये लाइन बाय लाइन रन करेगा। तो जब यहाँ पे पहुंचेगा तो देखेगा कि अरे ये तो बैकग्राउंड कलर रेड येलो है, तो येलो कर देगा उसका बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ पे जब हम रिफ्रेश करेंगे, तो लीजिए येलो तो नहीं है, यहाँ तो ब्लू आ गया। क्यों आया? क्योंकि जब ये रन करते हुए लाइन बाय लाइन नीचे आया ना, तो देखा कि एक और बैकग्राउंड कलर है हमारे पास। तो जब ये बैकग्राउंड कलर यहाँ पे दिख ही रहा है, तो ये पहला वाला को इग्नोर करता है और इसी को लेटेस्ट मानकर इसको अपडेट यहाँ पे कर देता है। ये बहुत ही अच्छी जानकारी है, आप इसको याद रखें, इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो ये थी बात मार्जिन और पैडिंग की, जो आपने अभी सीखा। ये इस तरह से हम मार्जिन और पैडिंग हम ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये सारे चीजें इस तरह से अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इरिटेटिंग है। क्यों? क्योंकि बार बार मार्जिन को अब 50 करना, 60 करना, ये जानने के लिए कि ये सेंटर पे एडजस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बहुत ही हैक्टिक चीजें हैं। आप रियल वर्ल्ड प्रोडक्शन में जाओगे तो बहुत सारे ऐसे सिनेरियो आती हैं जिसमें आपको हमेशा सेंटर में चाहिए। जैसे बटन बना रहे हो तो उसको सेंटर में लाना है, कोई बॉक्स से डिफाइन कर रहे हो, वहां पे उसको परिभाषित करना चाहते हो कि नहीं ये चीजें यहाँ पे ही होनी चाहिए, कंटेंट के साथ होनी चाहिए, और कलर भी होनी चाहिए। तो इस तरह से अगर आप परिभाषित कर रहे हो ना, तो आपको वहां पे ऐसा सेंटर का यूज करना पड़ेगा कि डायरेक्ट सेंटर पे ही आ जाए, हमको यहाँ यहाँ से वहां नहीं करना है। नहीं तो क्या होगा कि जब आप मोबाइल में उसको ओपन करोगे तो हियर एंड देयर रहेगा, वो अच्छी तरह से दिखेगा नहीं, रिस्पॉन्सिव नहीं रहेगा। रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है कि आप जिस डिवाइस में उस वेबसाइट को खोलो, वो बिल्कुल उसी तरह से बिट की तरह एडजस्ट ले जिस तरह से वो लैपटॉप में ले रहा है। ठीक है, वो उसको लगे नहीं कि कुछ है जो हेयर एंड देयर हो रहा है, पैडिंग गायब हो रहा है, थोड़ा कंटेंट हाइड हो रहा है।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रिस्पॉन्सिव का मतलब कि सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से एडजस्ट होनी चाहिए डिवाइसेस में, चाहे वो डिवाइस किसी भी विड्थ का हो, जैसे मोबाइल हो, टैबलेट हो, ठीक है। तो हम लोग कुछ एडवांस चीज़ें सीखेंगे, जिसमें हम लोग सेंटर करने के लिए सीखेंगे कैसे किया जाता है। तो इस वीडियो में हम बस इतना ही रखना चाहेंगे कि पैडिंग और मार्जिन आप देख लीजिए, इस तरह से पैडिंग को हम देते हैं। और कुछ चीज़ें यहाँ पे थी बॉर्डर कलर के लिए, कि जब भी हम CSS अगर डबल डबल लिखते हैं डुप्लीकेट, तो वो लेटेस्ट वाला को रन करता है। हमेशा याद रखिएगा कि वो लेटेस्ट वाला को रन करता है, वो एक साथ रन नहीं करेगा, वो लेटेस्ट को रन करता है। एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ इस वीडियो में, यहाँ पे टाइटल, जो टाइटल दिख रहा है डॉक्यूमेंट्स ना, ये टाइटल देखिए, ये है, ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम टाइटल को हटाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं हम AFS फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, अगर हम रिफ्रेश करें, ये देखिए AFSWD यहाँ पे चेंज हो गया। हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इमेज भी है, ये इसको इमेज कैसे चेंज करेंगे, तो इसको भी चेंज कर सकते हैं, बट अभी मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा। ये भी एक लिंक है जो लिंक लेता है इमेज, इसका चर्चा हम सेकंड वीडियो में लास्ट में बता दूंगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।